Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। दोस्तों, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की इस नई सीरीज में फिफ्थ एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी। इसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो हमने ऑपरेशन ऑल आउट तक लास्ट वाले अपने पार्ट में दैट इज पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। ये उसी का कंटिन्यूएशन है दोस्तों। तो भाई बात ऐसी है कि अब जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है पुलवामा एंड बालाकोट। अब इसमें क्या है, अब पैराडिग्म शिफ्ट इन स्ट्रेटजी अगेन टेररिज्म। देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2019 में जब प्यार का दिन होता है 14 फरवरी, जब पूरे विश्व में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा होता है, तो उस दिन 14 फरवरी सन 2019 में 2019 में हमारे भारत ने एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक डेडलीस्ट सुसाइड अटैक को झेला था, जिसमें हमारे करीब 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे जम्मू एंड श्रीनगर हाईवे पे। हुआ क्या था कि एक 78 व्हीकल का कॉन्वॉय सीआरपीएफ का उस पे अटैक किया गया था एक एक्सप्लोसिव से लदी हुई एसयूवी ने। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था नियर अवंतीपोरा, जम्मू एंड कश्मीर की पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। अब हुआ क्या कि जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई इस एसयूवी के द्वारा, इसे किया सिर्फ मात्र, आप समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 साल के एक लड़के ने। सुसाइड बॉम्बर था वो, उसका नाम था आदिल अहमद दर, जिसके लिंक जो है वो जैश ए मोहम्मद। मैंने आपको बहुत ही बार पढ़ाया है हर एक टेररिस्ट ग्रुप के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसमें से एक जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, तो ये उससे कुछ ताल्लुकात थे। बाद में इसने, जैश ए मोहम्मद ने, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो है, मतलब इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ये लोग बाद में ना अपना बड़ा प्राउड फील करते हैं कि ये हमने किया। चलिए, पठानकोट एयरबेस अटैक 2016 में जो हुआ था वो भी किया गया था इसी जैश ए मोहम्मद टेरर आउटफिट के द्वारा। अब देखिए, हमारे देश के अंदर अभी तक क्या हो चुका था ना, देखिए अभी तक सिर्फ टीवी पे लोग देखते थे चीज़ों को। तो बहुत सारे ऐसे अटैक होते थे जो कंडेम तो किए जाते थे, पर टीवी की ऑडियंस इतनी नहीं होती थी। आजकल आप देख रहे होंगे कि भाई देश के प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा है। पहले भी था, बट पहले ये था कि आज का जो यूथ है भाई इंटरनेट चला रहा है, वो व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इसके माध्यम से लोग आवाज़ भी उठा सकते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल डैमेज हुआ हमारे पूरे देश। और आज भी हम लोगों को सुन के ये जब सुनते हैं तो लगता है अरे बाप रे, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों किया गया था। तो भाई सरकार पे दबाव बनाया गया कि कुछ ना कुछ तो इसका भाई बदला हमें भी लेना ही चाहिए। खैर, इस अटैक के रिस्पॉन्स में 26 फरवरी को, बस 26 ऑफ फरवरी को 2019 में एक एयरफोर्स विद, हमारी एयरफोर्स में 12 मिराज और मिराज 2000 फाइटर प्लेन्स, ठीक है, मतलब समझिए 12 हमारे जो मिराज 2000 फाइटर प्लेन्स थे, इन्होंने जो भूना टेररिस्ट के कैंप को, जो ये बालाकोट से और दूसरी लोकेशन से जो है ऑपरेट कर रहे थे, काम कर रहे थे, इनको जो बुरी तरह से भूना और डिस्ट्रॉय करा टेरर कैंप्स को जैश ए मोहम्मद के। एंड ये क्लेम करा कि करीब 300 से ज़्यादा टेररिस्ट जिनको ट्रेनिंग वहाँ दी जा रही थी, इन सबको का खात्मा कर दिया गया है। ये एक नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव अटैक था। जब इंडियन इंटेलिजेंस को इन्फॉर्मेशन मिली कि और ज़्यादा भाई देखा जाए तो सुसाइड अटैक्स करे जाने वाले हैं इस टेरर आउटफिट के द्वारा, क्योंकि अगर एक बार हम जवाब ना देते तो पलट पलट के ये लोग तो भाई हमारे सर पे ही चढ़े जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमें भारत की स्ट्रैटेजी पे इस टेररिज्म के अगेंस्ट एक शिफ्ट देखने को मिला कि भाई अब तुम हमें कुछ करके तो देखो, हम तुम्हें ऐसा मुंह तोड़ेंगे, तुम एक नौटंकी करोगे हम तुम्हें 10 बार पीटेंगे। तो स्ट्रैटेजी थी काउंटर अटैक की इतने भारी स्केल पे, है ना, जिससे क्या हुआ कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मन में अब डर पैदा हो गया था कि भैया सुनो, अगर इंडिया, अब वो इंडिया नहीं है कि ठीक है कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, अब तुम बेटा एक थप्पड़ मारोगे तो तुम पीट दिए जाओगे चप्पल ही चप्पल।
ठीक है? तो एक डेटरेंट का एक डर पैदा करता, जो ही एक वजह, मतलब आप देखते हो ना, विच इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच इज़राइल हैज़ अचीव ग्रेट सक्सेस इन काउंटर टेररिज्म। इज़राइल में आज आप देखते हो ज़रा-सी जगह है, लेकिन सबको खदेड़ दिया था इसने। तो क्या है कि भई अपना दबदबा बनाना जिसे कहते हैं। अब आफ्टर 20 years of Kandahar हैंडिंग ओवर ऑफ टेररिस्ट, इंडिया ने भी अपनी इमेज को चेंज किया था कि भाई पहले हम जो है सॉफ्ट स्टेट हैं, कोई बात नहीं, आओ भैया कुछ कर लो, ठीक है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा छेड़ोगे, तो हमने भी दिखा दिया कि भाई अगर हमें ज़्यादा छेड़ोगे तो फिर हम ऐसा जवाब देंगे ना कि किसी हद तक भी जाएंगे अगेंस्ट टेररिज्म। इंडियन एयरफोर्स पहुंची पाकिस्तानी एयर स्पेस में पहली बार सिंस 1971 की जो वॉर हुई थी, उसके बाद हमने घुस के जो अब मारा, तो अब मारा 2019 में। जो स्ट्रैटेजी थी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की, इसने दिखाया भी दिखाया, जैसे इजराइल के केस में होता है, हमें भी अच्छे ही दिखाया। इंडिया के लिए ये पहली बार ऐसा था जब ऐसा कुछ यूज करा जाया गया था, एंड ये माना गया ये सर्टेनली ये एक डेटरेंट का काम करेगा। वाकई में किया भी, है ना। नहीं तो ये लोग बात बात में कूद फांद के हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, खास कर ये नॉर्थ वाले कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों में। तो अभी तक इंडिया ने, अभी तक क्या था कि भाई हम स्लीपर सेल्स ही मार रहे थे, दूसरे तरीके जो थे आईएसआई बैक टेररिस्ट के ना इन्वेस्टिगेशन करते थे। और भी कब करते थे भैया, टेररिस्ट के अटैक होने के बाद ढूंढ ढांढ रहे हैं। तो टेररिस्ट इस चीज़ का बड़ा फायदा उठाते थे कि चलो इंडिया क्या ही कर लेगा, हमारे यहाँ पकड़ भी लेगा टेररिस्ट का तो अपने पास रखेगा, खिलाएगा पिलाएगा, बाद में सो करेगा जो करेगा, अभी तो कुछ नहीं कर रहा है ना, तो इसका फायदा उठाते थे। लेकिन इस बार इन्हें दिख गया कि रुको बेटा, अब ऐसा ना हो कि जो है अब की गलत पंगा हो गया है। अब ये भी समझदार थे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, भाई पहले क्या था, पहले तो ये सोचते थे कि कोई बात नहीं, धीमे धीमे इंडिया के कोर्ट इतने बर्डन है, यहाँ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम धीमे धीमे जो है वो काम करेगा, और तब तक हम अपने जो टेररिस्ट को है बचा लेंगे। आपने देखा ही है पास्ट में किस तरीके से जो है मसूद अज़हर वगैरह के टाइम पे भी हाईजैक कर लिया, है ना, और फिर बदले में जो है टेररिस्ट को मांग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब इनको देखने को मिल रही होंगी कि नहीं बेटा, अब जो है पंगा बड़ा पड़ जाएगा। तो ये हमने देखा कि हमें इंडिया की कैसे शिफ्ट देखने को मिली स्ट्रैटेजी में अगेंस्ट टेररिज्म आफ्टर ऑल दीज अटैक्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत की जो सरकार है उसका डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम कश्मीर के अंदर। दोस्तों एक मैं आउट ऑफ दी ये जो बुक है, एक किताब बताना मतलब एक बात आपको बताना चाहती हूँ। वो ये कि एक सर्वे किया गया, उस सर्वे के हिसाब से देखने को मिला कि कश्मीर के अंदर टेररिज्म का पनपने की वजह एक ये है कि भाई उसमें 70% लोगों ने ये कहा कि भाई हमें प्रॉपर चीज़ कुछ मिलती नहीं है, हमारा डेवलपमेंट सही से नहीं है। और जब लोगों के पास सही से जॉब नहीं होती या चीज़ें नहीं होती, तो जो भी उनको मोटिवेट करता है उसमें वो बह जाते हैं। सपोज़ आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज़ करिए कि आप हैं, आपसे आपके पास नौकरी नहीं है, आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, आपका परिवार भूखा है। तो आपको जो भी इंसान बाहर से आके कूड़ा-करकट आपके दिमाग में भरेगा और कहेगा कि असली रास्ता यही है, इसी परेशानियों से आप बाहर निकल सकते हैं, अगर आप ऐसी-ऐसी हरकत करेंगे, आप इस चीज़ के खिलाफ जाएँगे। तो बिल्कुल आप ये करने को रेडी हो जाएँगे, क्योंकि आपके पास परेशानियाँ हैं और उसके अंदर आपको परेशानियों का सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। वही जगह अगर आप संपन्न हैं और कुछ काम कर रहे हैं और आपके घर में अच्छी खासी संपत्ति है, और अगर आके आप कोई दूसरा कोई भड़काए, तो आप एक बार अपना दिमाग खोल के समझेंगे। तो ये ही फ़र्क देखने को मिला है कश्मीर के अंदर। जैसे आप ये चीज़ समझते हो ना कि किसी की मान लीजिए लड़ाई दंगा चल रहा है, घर परिवार में कलेश है ना? और कोई भी मान लीजिए प्रेमी-प्रेमिका के बीच में सही संबंध नहीं चल रहे हैं, दिक्कतें हैं, तो ये बाबा जो होते हैं अंधविश्वास फैलाने वाले, ये इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के आपको ठग लेते हैं। समझ रहे हैं? तो इंसान का जो मेंटल एबिलिटी होती है, वो तभी जो है कुछ गलत काम करने को रेडी होती है जब उसको अपनी ज़िंदगी से सैटिस्फैक्शन नहीं होता। तो आइए समझते हैं इसकी, आप प्रॉब्लम समझें, अब समझिए। इसमें कुछ सरकार ने यहाँ पर डेवलपमेंट करा कश्मीर के अंदर चीज़ों को समझ के, और इसी के चलते सबसे पहले आया प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज दिया गया जम्मू एंड कश्मीर के लिए सन 2015 में। तो प्रधानमंत्री हमारे इन्होंने कहा कि हम करीब 68 करोड़ रुपीस का यहाँ स्पेशल असिस्टेंस देंगे जम्मू एंड कश्मीर को, जिससे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा डेवलप किया जाएगा। इस पैकेज के अंदर कुछ 63 प्रोजेक्ट्स थे जो रिलेटेड थे 15 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट से। इस पैकेज के अंदर दोस्तों 62,393 करोड़ रखे गए थे नए इनिशिएटिव्स या नए प्रोजेक्ट्स के लिए।
और प्रोजेक्ट्स भी किस तरह के, जैसे कि रोड्स हो गए, पावर हो गए, कुछ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, टूरिज्म हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वाटर रिसोर्सेज, स्पोर्ट्स, अर्बन डेवलपमेंट, डिफेंस और टेक्सटाइल सेक्टर्स को और ज़्यादा संपन्न बनाने के लिए इस पैसे को इनको प्रदान किया गया। इसके अंदर था कि हम दो यहाँ पे एम्स के जैसे इंस्टीट्यूशन खोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर में भी, एंड यहाँ पे आईआईएम और आईआईटी भी जम्मू में हम इस्टेब्लिश करेंगे ताकि लोग सही से पढ़ लिख सकें, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले। रोड सेक्टर के अंदर करीब हम 105 किलोमीटर्स की रोड को बनाएंगे अंडर द भारतमाला प्रोजेक्ट। जोजिला टनल, कारगिल, जंस्कार, श्रीनगर, सुपियान, क्वाजीगुंड, जम्मू, अखनूर, पूंछ रोड्स एंड बनाएंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे सेमी रिंग रोड को जम्मू एंड श्रीनगर के अंदर। ये भी प्रपोज करा गया था कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे। इसके अलावा अगर पावर सेक्टर प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें ये था कि स्पेशल असिस्टेंस दी गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जम्मू एंड श्रीनगर के अंदर। टूरिस्ट डेस्टिनेशन, स्मार्ट ग्रिड्स और स्मार्ट मीटर्स, साथ में दो सोलर प्रोजेक्ट्स जो कि 20 मेगावाट के होंगे, मतलब 20 मेगावाट ईच, 20 मेगावाट का लेह के अंदर और 20 मेगावाट का कारगिल के अंदर। तो ये दो सोलर पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। प्रोविजन को भी कहा गया था कि भाई मतलब और प्रावधान रखा गया था, प्रोविजन जो है करी गई थी, बनाई गई थी, ताकि किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ आपने सुना होगा, स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी कुछ पैसा अलग रखा गया, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम लोग अमृत स्कीम कहते हैं, उसके लिए भी कुछ प्रावधान किया गया। इसके अलावा 62,393 जो करोड़ का है ना एलोकेशन था, इसके साथ साथ भाई ये तो नई न्यू इनिशिएटिव्स के लिए था, इसके साथ साथ 7,427 करोड़ को भी और एलोकेट करा गया जो अभी ऑन गोइंग या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं प्रधानमंत्री रिकंस्ट्रक्शन प्लान के, दैट इज प्राइम मिनिस्टर रिकंस्ट्रक्शन प्लान, PMRP के लिए 2004 के। अच्छा, वैसे तो मुझे फिगर आपको नहीं बतानी चाहिए, किसी काम की नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि डिटेल में समझाना मेरा फर्ज है। इसके अलावा 7,263 करोड़ उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिन्हें करा जाएगा एक बजट लाइन के अंदर, और 2,985 करोड़ जो कि रोड्स और हाईवेज प्रोजेक्ट्स के लिए अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अलावा फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस प्रोजेक्ट्स की अंडर द PMDP, जैसे मैंने अभी आपको बता ही रखा है, उसके तहत तो थे, मतलब प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के अंदर 2015 के, ये रेगुलरली मॉनिटर किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। समझ आया? बहुत अच्छा कदम। दूसरा आता है प्रोजेक्ट उड़ान। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है उड़ान, ये इनिशिएटिव था हमारे प्रधानमंत्री का, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इंडस्ट्री का। इसकी शुरुआत हुई थी, एम ये था कि हम करीब 40,000 यूथ को 5 सालों के भीतर स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। आज हमारे देश में क्या होता है आपको मालूम है? अगर आप किसी से पूछेंगे भाई एक काम करना है, तो वो कहेगा नौकरी दिला दो भाई, जो कहोगे कर लेंगे। कहोगे किस तरह का काम, तो कहेगा अरे भाई तुम जो बताओगे हम वो कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर कोई स्किल्ड बंदा है तो उसकी एक वैल्यू होती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसे लगाया जा सकता है, इससे देश संपन्न होता है। जैसे हम चाइना वगैरह के केस में देखते हैं, हमारे यहाँ ये होता है कि जो बताओ वो कर लेंगे। तो जो बताओ वो करने में एक बहुत बड़ा इशू ये निकल के आता है दोस्तों, कि जो बताओ वो नहीं हो पाता है, स्किल की कमी होती है पूरी तरह से 100%। इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को लाया गया प्रोजेक्ट उड़ान को, ताकि करीब यूथ को 40,000 यूथ को और ज़्यादा स्किल प्रोवाइड करें और उनको नौकरी पाने में आसानी हो। तीसरी बात, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या है दोस्तों? दिनेश्वर शर्मा जो फॉर्मर डायरेक्टर, मतलब पूर्व डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, इन्हें अपॉइंट करा गया अक्टूबर 2017 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के तौर पे, ताकि ये सारा जो है बातचीत करें विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उन इंडिविजुअल के साथ जिनसे ज़रूरी है, मतलब कंसर्न इंडिविजुअल के साथ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इनको कैबिनेट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया।
और इन्होंने 3 विजिट करी जम्मू एंड कश्मीर में टिल दिसंबर 2017, ताकि ये अलग-अलग तरह के लोगों से, जिन्हें हम लोग कहेंगे ना अलग-अलग स्टेक होल्डर्स से, ये जो है डिस्कशन कर सकें। अब देखिए कुछ दूसरी स्कीम्स को भी यहाँ पे फॉलो जो है कुछ दूसरी स्कीम्स को भी लाया गया, जैसे कि पहली न्यूली डेवलप्ड रेल नेटवर्क, ताकि वैली मतलब जो कश्मीर की खाड़ी है उससे प्रॉपर जो है कनेक्टिविटी बन सके। दूसरा 900 करोड़ का करीब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, कैसे उन एरियाज में नक्सल अफेक्टेड है। अभी सीन क्या होता है, नक्सलवादी लोग जो है इसी का ही फायदा उठाते हैं कि प्रॉपर रोड नहीं है ना, प्रॉपर अच्छा नहीं है, तो सब छुपे बैठे हुए हैं और पुलिस से बच रहे हैं। तीसरा स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ताकि यहाँ का जो जवान जो युवा है वो अपनी हायर एजुकेशन करे और स्टेट के बाहर जाके करे, और टोटल कॉस्ट इस स्कीम का करीब 1200 करोड़ रुपए था। चौथी बात प्रोजेक्ट उम्मीद, ताकि औरतों को एम्पावरमेंट दिया जा सके। पांचवी बात प्रोजेक्ट हिमायत, ताकि कैपेसिटी बिल्ड करें और एम्प्लॉयमेंट दें यूथ को। उसके अलावा पीपल टू पीपल कांटेक्ट बाकी सारे इंडिया से थ्रू भारत दर्शन प्रोग्राम के माध्यम से। अब इसके अंदर भी चीज़ें हैं, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्ट सब्सिडी करीब 15% की, ठीक है, अभी समझाती हूँ मैं। 15% की टोटल इन्वेस्टमेंट की प्लांट एंड मशीनरी में, इसमें सीलिंग थी 30 लाख रुपए तक, ठीक है। फिर समझिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी एट द रेट 15%, किस लिए, ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी प्रोजेक्ट, और इसमें कैपिंग लगी है कि 30 लाख रुपए तक। हालांकि MSMEs ये एलिजिबल होंगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी इनको 30% की दी जाएगी इन्वेस्टमेंट के प्लांट एंड मशीनरी में, सब्जेक्ट टू 3 करोड़, और 1.5 करोड़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स के लिए। सारे ही नए और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री यूनिट्स के लिए ऑन देयर सब्सटेंशियल एक्सपेंशन, जैसे जैसे बढ़ेंगे उस हिसाब से चीज़ें होंगी। तो सब्सिडी भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी सरकार ने समझा। दूसरा सरकार ने समझा कि 3% इंटरेस्ट सब्सिडी, 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी भी दिया जाएगा एवरेज डेली वर्किंग कैपिटल लोन पे उन सारी नई यूनिट्स को अगले 5 सालों तक, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, जिस दिन से वो प्रॉपर जो है कमर्शियली प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे तब से लेके अगले 5 सालों तक उनको ये सब्सिडी दी जाएगी इंटरेस्ट में 3% की। और तीसरी बात कि सेंट्रल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस सब्सिडी स्कीम, इसमें क्या है, इसमें 100% रियम्बर्समेंट, मतलब वापस पूरा पैसा, पूरा प्रीमियम वापस मिल जाएगा सभी न्यू एंड एग्जिस्टिंग यूनिट्स को ऑन देयर सब्सटेंशियल एक्सपेंशन। कितने टाइम के लिए, अगले 5 सालों के लिए। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है। और इसके साथ एक हुआ ऑपरेशन सद्भावना, इसके बारे में मैं बताती हूँ, है ना। सद्भावना पहले समझा दूँ, ऑपरेशन सद्भावना ये क्या है दोस्तों, ये ऑपरेशन सद्भावना को हम ऑपरेशन गुडविल भी कहते हैं। इसे लॉन्च किया गया दोस्तों कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। इंडियन आर्मी ने इसे लॉन्च किया था, और किसके अंडर, अंडर देयर मिलिट्री सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत, जिसका एम ये था कि हमें विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल इन द रीजन, लोगों का दिल दिमाग जीतना है। क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आर्मी को लेके, पुलिस को लेके, ठीक है, सब चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गलत धारणा टेररिस्ट ने माइंड वॉश करने की कोशिश करी है। तो यहाँ की जो आर्मी है, पुलिस है, सबको ना बहुत अच्छे से बिहेव करना, प्यार से, ताकि लोगों का दिल जीत सके। सद्भावना का मतलब होता है हारमनी, भाईचारा, इसलिए ऑपरेशन को ऑपरेशन हारमनी भी नाम दिया गया है ना। अच्छा, कैटल द कैच फ्रेज ऑफ द ऑपरेशन इज जवान और आवाम, आमन और मुकाम, मतलब कि पीस इज द डेस्टिनेशन फॉर बोथ द पीपल एंड द सोल्जर, की शांति ही जो है वही मंजिल है, ये जो है यहाँ के, मतलब ये लोगों के लिए भी और सोल्जर्स के लिए भी, ठीक है, जवान के लिए भी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। अब इतनी अच्छी अच्छी बातों के बीच में मैम क्या की इश्यूज़ की बातें लेके बैठ गई। दोस्तों हर चीज़ मलाई मक्खन नहीं होती, कुछ इश्यूज़ भी हैं जो बहुत बड़े हैं। आइए आपको समझाती हूँ आर्टिकल नंबर 370 के बारे में। देखिए आर्टिकल 370 कहता था, हालांकि अभी तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन ये है कि जो नए लोग हैं, जिन्हें अभी 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 जो आए हैं, समझे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं उन्हें बहुत ही विस्तार से चीज़ों को समझाऊँ।
तो दोस्तों आर्टिकल 370 जो है, 370 आर्टिकल कहता था कि एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, देखिएगा समझिएगा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन, ठीक है, इन 4 चीज़ों को छोड़ के, ठीक है, मतलब ये सारे जो 4 मैटर थे यही लिखे हुए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में। इसके बारे में हमने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता रखा है। अभी हमने वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाई थी, अभी हम जो भी पढ़ाते हैं हिस्ट्री के अंदर हमने बहुत समझाया, लेकिन फिर भी समझिए कि राजा जो थे हरि सिंह, ये जो हमारे यहाँ हम लोगों ने भारत के साथ जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, उस टाइम पे ये 4 चीज़ें, दैट इज़ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, इन 4 चीज़ों को छोड़ के अगर कोई भी दूसरे तरह का लॉ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अप्लाई करना है तो इंडिया की पार्लियामेंट को वहाँ की राज्य सरकार की परमिशन की, उससे प्रॉपर बैठ शीट के उनकी पूरी मर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए जो स्टेट में रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, उनके खुद के अलग लॉज थे, इंक्लूडिंग दोज ऑफ सिटीजनशिप से रिलेटेड, वहाँ की प्रॉपर्टी की ओनरशिप से रिलेटेड, उनके फंडामेंटल राइट्स, वो सब अलग थे बाकी सारे भारतीय नागरिकों से, बाकी सारे इंडियंस से। तो देखिए हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड द 1974 इंदिरा शेख अकॉर्ड committed itself to keeping the relationship between the union and जम्मू एंड कश्मीर स्टेट विद इन द एम्बिट ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 370 के तहत ये सब कुछ यहाँ पे कार्यधार्य होगा। अब यहाँ पे समझिए, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो हैं, ये में बाय पब्लिक नोटिफिकेशन ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये खत्म, सीज हो सकता है, टू बी ऑपरेटिव और shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may notify। मतलब कि प्रेसिडेंट के हाथ में एक पावर ये थी कि भाई ये इस आर्टिकल को ख़त्म भी कर सकते हैं या ऑपरेट भी कर सकते हैं, कि भाई कुछ एक्सेप्शंस के साथ या कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, जैसा कि ये प्रॉपर नोटिफिकेशन निकालेंगे, नोटिफाई करेंगे, प्रोवाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट शैल बी नेसेसरी बिफोर द प्रेसिडेंट इश्यूज सच ए नोटिफिकेशन। तो प्रेसिडेंट के पास ये तो पावर थी कि भाई वो 370 से रिलेटेड यहाँ पे इसे ख़त्म कर सकते हैं, या इसे ऑपरेट कर सकते हैं, या इसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें यहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से प्रॉपर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी एंड दैट इज़ नेसेसरी। ये नोटिफिकेशन निकालने से पहले इन्हें इससे बैठ के यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से डिस्कशन करना होगा, प्रॉपर इनसे रिकमेंडेशन लेना होगा, ठीक है। अब देखिए 1974 का जो इंदिरा शेख अकॉर्ड था, वो ये कहता था कि जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है यूनियन ऑफ इंडिया की, शैल इन इट्स रिलेशन विद द यूनियन, ये आप गवर्न करी जा सकती है बाय द मतलब कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय आर्टिकल नंबर 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू जम्मू एंड कश्मीर। तो अब आप कहेंगे कि जो भारत का संविधान है वो कैसे यहाँ पे लागू हो रहा था। देखिए जो पावर्स की बात करें तो जो पावर क्लॉज 1 में थी आर्टिकल नंबर 370 के कॉन्स्टिट्यूशन के, उस हिसाब से बात ये थी कि जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो विद कॉन्करेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये एक संविधान यहाँ पे जो है, मतलब समझिए, प्रेसिडेंट विद कॉन्करेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेड द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, जो फोर्स में आया 14 मई 1954 में। इसको और थोड़ा क्लियर बताती हूँ कि यहाँ देखिए समझिए, जो पावर्स दी गई हैं बाय क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है, वो कहता है कि यहाँ पे उसने क्या करा था कि प्रेसिडेंट ने प्रॉपर बातचीत करके जम्मू एंड कश्मीर की राज्य सरकार के साथ एक संविधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 को लाया, जो कि फोर्स में आया 14 मई 1954 से, ठीक है। तो इसी के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर को प्रॉपर तरीके से रन किया जा रहा था। अब बात क्या हुई कि जैसे जैसे यहाँ पे चीज़ें बढ़ने लगी, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी और ये सब देखने को मिला, उसमें ही भाई डिमांड ये उठने लगी कि भाई ये जो आर्टिकल नंबर 370 है इसे ख़त्म किया जाए। अब हुआ क्या, देखो
सेम तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट्स रखे गए उन लोगों के द्वारा भी जो फेवर में थे या अगेंस्ट में थे एब्रोगेशन के। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि इसे खत्म कर देना चाहिए, यहाँ से हटा देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, तो हम दोनों ही चीज़ें आपको बताते हैं कि जो लोग कह रहे थे कि आर्टिकल नंबर 370 को हटा देना चाहिए, उनका क्या कहना था थोड़ा समझते हैं। पहला चीज़ तो ये कि उनका मतलब जो कहते हैं ना कि हम कोई बात कहें कि भाई हम चाहते हैं कि आप ये काम कर दो, तो आप मुझसे बोलोगे ना कि मैम आप चाहती हो तो इसके लिए मुझे बताओ कि क्यों हम ये काम करें, ठीक है? तो फ़ेवर के आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि लोगों का कहना था कि भाई इससे दिमागी तौर पे साइकोलॉजिकल बैरियर आता है, ठीक है ना? क्योंकि यही एक वजह है जम्मू एंड कश्मीर की। अब सोचिए कि लोगों को लगेगा अरे हमारा खुद का फ्लैग, खुद का सब कुछ है, खुद का संविधान है, ठीक है? खुद का अलग तरीके से जी रहे हैं, तो हम इंडिया के साथ क्यों हैं, है ना? तो हम एक काम करते हैं, खुद अलग हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल बैरियर रहता है, लोग आपस में मिल के नहीं रह पाते। दूसरा इनका फ़ेवर में कहने का तर्क ये था कि जो आर्टिकल है इससे सेसेशनिस्ट एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया ना, लोग सोचते हैं कि चलो हम जम्मू एंड कश्मीर को दूसरे पार्ट ऑफ कंट्री से बाहर हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल अलग तरीके से जो है वो रन हो रहा है, तो हम क्यों इनके साथ रहें। तीसरा कि जब ये आर्टिकल लाया गया था तो ये सिर्फ एक टेम्परेरी तरीका था, जो ये भी बात हुई थी कि धीमे धीमे हम इसको ख़त्म कर देंगे, तो भाई क्यों नहीं ख़त्म करा अभी तक। और चौथी बात तो ये लगातार रिमाइंडर है टू द मुस्लिम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट दे हैव स्टिल टू मर्ज विद इन द कंट्री। तो अब भाई ये बताओ कि ये तो लगातार लग रहा था ना जो मुस्लिम से जम्मू एंड कश्मीर को कि हाँ अभी भी इनको अभी ये हुए नहीं है पूरी तरह से, कहाँ हैं आप, तो अलग तरीके से जी रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ ये क्रिएट करता है। अब कोई भी चीज़ फेवर में होती है तो लोग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में भी कर रहे थे। क्या थे अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट कि क्यों हटा रहे हो तुम आर्टिकल नंबर 370। भाई इन लोगों का कहना था कि अगर इसको ख़त्म कर दिया तो इससे बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इससे लोगों की डिमांड बढ़ने लगेगी, सेशनिस्ट की डिमांड बढ़ेगी, जो अलग करवाना चाहते हैं उनकी ये डिमांड बढ़ेगी कि भाई जनता से पूछ लो कि उनको अलग होना है कि नहीं होना है, और प्लेबिसाइड करा लो कि जो पुरानी बात हुई थी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो भाई वो कराओ, जनता से पूछो। लेकिन तब की बात अलग थी, आज की तो जनता ही माइंड वॉश्ड है, ठीक है? और इससे क्या होगा कि यहाँ पे इंटरनेशनलिज्म ये जम्मू एंड कश्मीर के इशू का जो पाकिस्तान हमेशा करने की कोशिश करता है, ये कि भैया ये जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा ले लेके यूएन के पास भागता है। क्लियर? तो हमने दोनों ही चीज़ों को आपको समझाया। अब देखिए, लेकिन आपको पता ही है कि भाई ज़िद नहीं करो, वही सही है। घरवाले भी कहते थे कि ज़िद से बर्बाद करने की अगर सोच रहे हो, भाई तो नहीं। हमें तो बचपन में मम्मी ने कहा हमेशा कि अगर बेटा तुमने ज़िद करा तो बिल्कुल नहीं देंगे, और ख़ासकर ख़राब चीज़ की ज़िद तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो भाई वो वक़्त, वो घड़ी आई जब आर्टिकल नंबर 370 को ख़त्म किया गया, एब्रोगेट किया गया। तो ये कहानी है कुछ 5 अगस्त 2019 की, 5th ऑफ अगस्त 2019 की, जब भारत की सरकार ने कहा कि वो रिवोक करती है, ख़त्म करती है आर्टिकल 370 को संविधान से अपने। ये बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ चीज़ थी, और इससे इन्होंने ये कहा कि इससे हमारी जो कश्मीर की वैली है, उसकी सिचुएशन और ज़्यादा स्टेबलाइज़ होगी। कैसे? जब हम इस जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरह से अपने इंडिया में अब मिला लेंगे। इंडिया का तो हालाँकि है ही है, मतलब कि भई आर्टिकल नंबर 370 खत्म होगा तो इनके हिसाब से कि भई अब हमें हर चीज़ के लिए कूदने और पूछने की अदर लॉज़ की ज़रूरत भी नहीं है। अब ये पूरी तरह से वैसे ही रहेगा जिस तरह से हमारा पूरा भारत रन होता है। अब आर्टिकल नंबर 370 ये स्टेट को जम्मू एंड कश्मीर की कुछ पॉलिटिकल तौर पे आज़ादी भी देता था। मतलब अपार्ट फ्रॉम डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फिनेंस एंड कम्युनिकेशन, इसके अलावा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी थी इनको कुछ। अब यहीं पे ही चर्चा का विषय बना, डिबेट हुई, और यही बहुत लंबे वक्त तक डिबेट चली रही थी। सरकार के हिसाब से तो बेसिकली किया इसलिए गया था ताकि कश्मीर को सेम तरीका से लाएं जैसे कि बाकी सारे हमारा इंडिया है। साथ में भाई सेपरेटिस्ट मूवमेंट बढ़ने की वजह से, इन एक्टिविटीज़ के बढ़ने की वजह से, और आईएसआई जो ये फंड करता था, पैसा पहुंचाता था, लोग पत्थरबाजी करते थे, स्टोन पेल्टिंग इसको बोलते हैं, इस तरह के इवेंट्स की वजह से बहुत बढ़ गए थे रिसेंट टाइम्स में ये इवेंट्स। तो एक ऐसा खराब सा माहौल वहाँ बन रहा था कश्मीर की खाड़ी में, और इसलिए इस कदम को उठाना, इस आर्टिकल को ख़त्म करना नीड ऑफ एन आवर थी, एक बिल्कुल ज़रूरी से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। अब आया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। बहुत अच्छी तरह से आप इस एक्ट को जानते हैं दोस्तों। आइए आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जो भी नए लोग हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा समझना। तो भाई बात क्या हुई कि
जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ये फोर्स में आया 31 अक्टूबर 2019 वाले दिन। ये एक्ट कहता था रीऑर्गेनाइजेशन हो स्टेट का जम्मू एंड कश्मीर की एक यूनियन टेरिटरी में, जम्मू की और कश्मीर की, एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। मतलब दो यूनियन टेरिटरी बनाओ जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को, एक बनाओ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एक बनाओ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, अब ये नए रिफॉर्म्स थे, इसके हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर ये यूनियन टेरिटरी बनेगी जिसकी खुद की असेंबली होगी। आपको पता है हर यूनियन टेरिटरी की असेंबली नहीं है, जिसकी खुद की असेंबली होगी। वाइल लद्दाख को बनाया जाएगा एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी के तौर पे, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। ठीक है, दो तरह की आप समझ गए चीज़ें क्या हुई। अब देखिए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें क्या होगा थोड़ा समझते हैं। ये जो बिल लाया गया था ये कहता था कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी वो होगी जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के लिए, जिसमें टोटल जो सीट्स होंगी असेंबली के अंदर वो होंगी दोस्तों 107 107 सीटें। उनमें से 24 सीट जो होंगी वो खाली रहेंगी ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बीइंग अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, कुछ एरिया जो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है ना, उसके लिए 24 सीटें छोड़ दी जाएंगी। फर्दर सीट्स को रिजर्व करा जाएगा असेंबली के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो भी पॉपुलेशन उनकी होगी इस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये दो मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होंगी टू द विमेन। ठीक है, और दो जो मेंबर्स ये नॉमिनेट करेंगे ये रिप्रेजेंटेशन देंगे किसको, औरतों को। अगर मान लीजिए कि ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो एक्स्ट्रा ये दो मेंबर्स जो हैं ये यहाँ पे नॉमिनेट किए जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। अब समझिए, असेंबली का टर्म 5 सालों का होगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे जो होंगे वो असेंबली को समन कर सकते हैं एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ्स। ठीक है, ये इन्हें करना ही पड़ेगा, मस्ट समन द असेंबली एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ्स। अब समझिए, जो लेजिस्लेटिव मतलब मिलना है इनको 6 महीने में एक बार तो मिलेगी मिलेगी, और लेजिस्लेटिव असेंबली लॉज बना सकती है किसी भी पार्ट के लिए यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। किस चीज़ से रिलेटेड टू कोई भी मैटर जो कि स्टेट लिस्ट में लिखा हो संविधान के, एक्सेप्ट पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। ये आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी के केस में जो है ये किसके हाथ में आता है। और दूसरा कि कोई भी मैटर जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरीज। फर्दर पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी कि वो लॉज बनाएंगे किसी भी मैटर्स से रिलेटेड फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल समझे जम्मू एंड कश्मीर का। दूसरी बात आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल मेंबर्स इन द असेंबली। जो टोटल मेंबर्स हैं असेंबली के उससे उसके 10% से ज़्यादा नहीं होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल की जो इच्छा होगी, एडवाइस मतलब जो विल होगी, इच्छा होगी, एड एंड एडवाइस द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन मैटर्स दैट असेंबली हैड पावर्स टू मेक लॉ। ठीक है, द काउंसिल विल एड एंड एडवाइस। अभी यहाँ पे समझिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ जो है टंग ट्विस्ट हो गया। समझिए, जो ये काउंसिल होगी, ठीक है, ये काउंसिल मेंबर्स जो हैं, ये काउंसिल जो है ये एडवाइस देगी किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उन मैटर्स पे दैट द असेंबली हैज़ पावर टू मेक लॉज, जिस पे असेंबली के पास पावर्स है लॉ बनाने की, उन मैटर्स पे ये काउंसिल लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइस देगी। चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे, चीफ मिनिस्टर सारे ही डिसीजन को कम्युनिकेट करेंगे काउंसिल को। जो भी आपके काउंसिल के सारे ही जो भी डिसीजंस हैं, ठीक है, काउंसिल ने सपोज जो भी डिसीजन ले रखे हैं उन सारे ही डिसीजंस को काउंसिल से लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाने का काम होगा चीफ मिनिस्टर का। समझे कि चीफ मिनिस्टर विल कम्युनिकेट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अच्छा, हाई कोर्ट की बात करें, मैम हाई कोर्ट क्या होगा। देखिए, हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर का ये एक कॉमन कोर्ट होगा यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए। मतलब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या होगा, सेम कॉमन हाई कोर्ट होगा। और वो कौन सा हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। फर्दर मोर, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है इनके पास एडवोकेट जनरल होंगे जो कि लीगल एडवाइस देंगे गवर्नमेंट को यूनियन टेरिटरी के।
फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट की होगी जम्मू एंड कश्मीर की, उसे खत्म कर दिया जाएगा, विल बी अबॉलिश्ड अपॉन डिसोल्यूशन ऑल बिल्स पेंडिंग इन द काउंसिल विल लैप्स। ठीक है, जैसे ही डिसॉल्व होगी ये काउंसिल, तो जैसे ही एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है ना, तो परिषद को जो है वो यहाँ पे जैसे ही डिसॉल्व किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, वैसे ही बिल जो भी पेंडिंग होंगे काउंसिल के अंदर वो लैप्स हो जाएंगे। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ लॉज की बात करें तो देखिए, शेड्यूल लिस्ट 106 सेंट्रल लॉज जिसे एप्लीकेबल किया जाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए, उस दिन पे जो डेट नोटिफाई करी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंदर आधार एक्ट भी आएगा 2016 का, इंडियन पिनल कोड भी आएगा, ये भी लागू होगा 1860 वाला, राइट्स टू एजुकेशन एक्ट 2009 वाला। फर्दर ये 153 स्टेट लॉज को जम्मू एंड कश्मीर के रिपील करेगा, खत्म करेगा। उसके अलावा 166 स्टेट लॉज जो है वो फोर्स में रहेंगे और 7 लॉज ये एप्लीकेबल रहेंगे कुछ संशोधन, कुछ अमेंडमेंट्स के साथ में। ये अमेंडमेंट्स के अंदर ये होगा कि लीज ऑफ लैंड टू पर्सन्स हु आर नॉट परमिटेड रेजिडेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसे यहाँ पे जो ये प्रोहिबिशन लगाई गई थी, इस ये प्रोहिबिशन हटा दी जाएंगी। कि भाई पहले क्या था कि जो जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक नहीं है उनको कोई ज़मीन लीज पे नहीं मिल सकती, कुछ नहीं मिल सकता। ये जो प्रोहिबिशन था इसे यहाँ पे लिफ्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ये एक अमेंडमेंट था। अब आई बात इम्प्लीकेशन की। दोस्तों, जो ये आर्टिकल नंबर 370 हटाया ना, इसका मतलब कि सारे सेंट्रल लॉज अब इस नई नवेली यूनियन टेरिटरी में लागू होंगे। दूसरी बात, जो फिफ्थ शेड्यूल है एक्ट का, ये कहता है, ये लिस्ट करता है 106 106 सेंट्रल एक्ट को, वो अब एप्लीकेबल होने लगेंगे इस नई नवेली टेरिटरी में, वाइल 153 स्टेट एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। तीसरी बात, असेंबली के पास होगा एबिलिटी होगी कि वो अपने लॉज बना सकती हैं इश्यूज पे जो कि स्टेट से रिलेटेड है या कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हैं और स्टेट लिस्ट में लिखे हैं। हालांकि ये भी रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब पब्लिक ऑर्डर और पुलिस इनके हाथ में नहीं होगी। नो पावर ओवर द पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। चौथी बात कि देयर विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार रिजर्वेशन होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, और पार्ट ऑफ अ बॉर्डर स्कीम ऑफ एग्जिस्टिंग नेशनल रिजर्वेशन और प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट्स एप्लीकेशन टू द रीजन। फॉर एग्जाम्पल 2005 का हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट जो पावर देता है औरतों को भी कि उनका भी पूरा इक्वल हक होता है इनहेरिटेंस राइट्स पे जैसे कि आदमियों का होता है, और ये एक्ट अब यहाँ अप्लाई होगा कि जितना भाई मिलेगा औरत को वो आदमी आदमी को मिल रहा है तो औरत को भी मिलेगा। रिस्ट्रिक्शंस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में लेके अंडर सेक्शन नंबर 139 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये भी कैंसिल कर दिया जाएगा। पांचवी बात कि सारे ही सेंट्रल की स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम भी अब इस रीजन में एप्लीकेबल होगी। मेन जोर डाला गया उन स्कीम्स पे जिसकी वजह से एक आम आदमी फायदे में आता है ना, इस उम्मीद से कि भाई अब ये जो इम्पैक्ट है वो ग्राउंड लेवल पे होगा, और सरकार का इंटेंशन ये था कि भाई हमें डेवलपमेंट करना है यहाँ रहने वाले लोगों का। अब लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के लिए तो बहुत बढ़िया तरीका था, है ना, बहुत सारे सालों से, पिछले देखा जाए 70 सालों से ये बेचारा बहुत नेग्लेक्ट हो रहा था और चाहता भी था इस तरीके का कुछ ये, और एक नया स्टेटस यूनियन टेरिटरी का, इससे इनका डेवलपमेंट तो बढ़ेगा ही, साथ में यहाँ पे जॉब्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगी इस रीजन में। इससे बहुत लंबे वक्त तक जो लोगों की इच्छा है ये पीपल की, लद्दाख के लोगों की, ये बहुत अच्छी तरह से पूरी भी हुई आफ्टर दिस, क्योंकि असेंबली में बहुत बार इसके लिए आवाज़ उठाई जाती थी। अब इंटरनेशनल रिएक्शन क्या रहा? आप ज़रूर ये बात सोच रहे होंगे कि मैम क्या रहा होगा? इंटरनेशनली तो आप समझ ही रहे हैं। तो भाई लगी मिर्ची बड़ी तेज़ में, है ना? अब हालाँकि इंडिया को बहुत सारे देशों ने, मतलब समझ लीजिए ऑलमोस्ट सारे देशों ने सपोर्ट करा और ये कहा कि भाई देखो ये इंडिया का खुद का मैटर है ना? इसमें कोई इंटरनेशनल ट्रीटी भई पाकिस्तान तो रोता-रोता पहुँचा, अरे देखिए इन्होंने क्या कर दिया? लेकिन सबने कहा इसमें कुछ वायलेशन तो किया नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कुछ हमारे दुश्मन देश जैसे कि ये चिंगपांग चाइना, पाकिस्तान, इन्होंने इतना क्रिटिसाइज करा इस कदम को और इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पहुंचे, जैसे यूएन पहुंचे हैं कि भैया आओ और कश्मीर के मुद्दे पे आके इंटरवेंशन करो। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत फेमस बॉडी यूएन की, यूएनएससी ने फॉर द फर्स्ट टाइम
दसियों सालों में इन्होंने भी भैया कहा हमें कोई मतलब नहीं है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, है ना? हैज़ है ऑल्सो हेल्ड तो लेकिन मतलब अभी इन्होंने खुल के नहीं कहा, अभी पहले समझिए हुआ क्या कि यहाँ पे भी जो है वो चुपचाप एक मीटिंग हुई, इस मुद्दे को लेके। कब हुई ये मीटिंग यूएनएससी के अंदर? 16th ऑफ अगस्त 2019 में, ठीक है ना? करीब 2 हफ्तों के बाद जब इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ये सब स्टेटस यहाँ हुआ है ना, सब खत्म हुआ उसके बाद, ठीक है ना? 2 सेपरेट टेरिटरीज़ बनाने के बाद करीब 2 हफ्तों के बाद यहाँ पे मीटिंग हुई और भाई सीधी बात है कि यूएनएससी ने भी मना कर दिया कि हम कोई रेज़ोल्यूशन नहीं पास करेंगे। पाकिस्तान ने बहुत कदम उठाए, चाइना की मदद से कि किसी तरह से इंटरनेशनल फ़ोरम में आवाज़ उठाएँ, लेकिन चाइना से खुद ही लोग चिढ़ ही रहे हैं, तो कैसे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलेगा? हमारा खुद का मामला है। तो इस तरीके से डिप्लोमैटिक विक्ट्री थी, हम जीते थे, भारत की एक बहुत बड़ी जो है विक्ट्री थी। अच्छा, अब थोड़ा समझते हैं हम कुछ चीज़ों को जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। मतलब देखिए आई होप मैं आपको समझा पा रही होंगी अच्छी तरह से कहानी के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स की डिटेलिंग मैं आपको दे रही हूँ। देखिए, जो अगर हम देखें तो जो एक्ट था, एनालिसिस जो एक्ट की करते हैं और इसका इम्प्लीकेशन क्या था फ्रॉम एन इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। आइए कुछ चीज़ें आपको समझाती हूँ। जैसे कि सबसे पहली बात तो ये कि जो कदम था ना, ये मतलब ऐसी चीज़ थी पूरे इतिहास के अंदर बहुत बढ़िया थी। इंटरनल सिक्योरिटी को लेके बहुत बुरी चीज़ हमारे यहाँ हो रही थी। इससे क्या हो रहा था ना कि देखो लोग बहुत वहाँ के परेशान हो रहे थे। जो काम करना चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं, रोज़ अगर उन पे टेररिस्ट अटैक हो रहा है, फिर उनके दिमाग में आता होगा कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ये एक दिक्कत से छुटकारा। दूसरी बात वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप भी अब क्या करें, सेपरेटिस्ट ग्रुप भी अब डिमोरलाइज़ हो गए थे कश्मीर की वैली के, है ना? कि अब ये भी आईएसआई जो भी ऑपरेट कर रहा था हमारी टेरिटरी के अंदर, उसके लिए भी बहुत बड़ा झटका था कि अब तो बस सीधा सरकार डायरेक्टली देखेगी, अब हम क्या करेंगे? दूसरी बात मेन लॉजिक तो प्राइमरी ये था ना कि हिस्टोरिक स्टेप इसको इज़ दैट आर्टिकल जो 370 है वो सपोज्ड टू गिव ग्रेटर रीजनल ऑटोनॉमी टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट मतलब मेन तो 370 आर्टिकल इसलिए लगाया गया था कि इस स्टेट को अपनी थोड़ी आज़ादी रहे, है ना? लेकिन अब यहाँ पे देखो 70 साल बीत गए थे आज़ादी के, तो अब यहाँ स्टेट की ऑटोनॉमी ना अगर देखें ना ये पूरी तरह से पाई गई है, ना पूरी तरह से नेशनली इंटीग्रेट हो पाई है। तो क्या दिक्कत है? बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 1989 के बाद यहाँ बड़ी खराब हो गई थी। तो इसलिए इसको करने की क्या ही ज़रूरत है ना? ये तो भई दिक्कत है ना, इसको हटाएँगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और हमारी नेशनल इंटीग्रिटी के लिए बहुत बढ़िया है। तीसरी बात कि मेन चैलेंज बिल के साथ ये था कि भाई प्यार से अच्छे से ये इम्प्लीमेंट हो जाए वैली के अंदर, ठीक है? क्योंकि प्रोटेस्ट होना, बहुत तरीके से वायलेंट एक्टिविटीज़ होने के चांसेस बहुत थे और सरकार ने बहुत पहले ही वहाँ पे अच्छी खासी सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी थी कि भाई हम चुप्पे से जब हम एक्ट यहाँ पे ये रिपील करें तो स्मूथली स्विच ओवर हो जाए, इंटरनेट वगैरह को सब खत्म कर दिया था कि ये दंगे ना भड़क पाएँ। बहुत टाइम तक दिक्कत झेलनी पड़ी यहाँ के लोगों को, बट लेकिन करना ज़रूरी था, वरना ये मासूम लोग जिनकी कोई गलती नहीं थी वो भी मारे जाते इस वायलेंट प्रोटेस्ट में, ठीक है? चौथी बात ये कि बहुत सारे सवाल उठते थे कि भई बेसिक आर्गुमेंट ये था कि भई फेडरलिज़्म का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 3 का संविधान के यहाँ पे जो है उसका हो रहा है। साथ में सवाल ये भी था कि भई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था। गिवन द हाउस अरेस्ट ऑफ बड़े-बड़े लीडर्स, साथ में इंटरनेट का बैन, कम्युनिकेशन का बैन बहुत लंबे वक़्त तक चला इस वैली के अंदर, ये भी बात तो उठी ही थी। आपको पता ही है बहुत सारी इंटरनेट कितने टाइम तक के लिए नहीं यहाँ पे हुआ था, बेचारे 2G चला रहे थे इन सब के बाद। लेकिन क्या करा जाए? कुछ कठोर कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अगर सिक्योरिटी को मेंटेन रखना था। क्योंकि जहाँ इंटरनेट होता है, जहाँ अभी मोबाइल-वोबाइल नेटवर्क आते, सट-सट मैसेज-वैसेज फॉरवर्ड होने लगते और फिर जो है दंगे भड़कने लगते। तो कभी-कभी कुछ चीज़ों के लिए देश को सबसे सर्वोपरि रखने के लिए कुछ थोड़ा बहुत पेन तो करना ही पड़ता है और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सबकी मोस्टली सोच होगी। हम लोग बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में रह के स्पेन को नहीं समझ सकते, लेकिन इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि ये सब हमारे ही भाई बंधु हैं और उनको कोई तकलीफ़ है तो हम लोग को तकलीफ़ है। इसलिए ये एक कदम सरकार का बहुत ज़्यादा हार्ड ज़रूर था, लेकिन ये हित में था सभी के लिए।
आखिर में यही कहेंगे कि सेपरेटिस्ट एलिमेंट कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो जिनका ये मानना था कि ज़्यादातर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इंडिया के खिलाफ हो जाएगी कि भाई इंडिया ने ट्रीटी को वायलेट करा है ना, जो भाई एक्सेशन जो है उसको वायलेट करा है। बट इनको बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि भाई इंडिया की ये डिप्लोमेसी थी वो सुपीरियर रही और यूएन ने मेजोरिटी से, इंटरनेशनल कंट्रीज़ ने भी हमें सपोर्ट करा, हमारा स्टैंड सपोर्ट करा कि भई हमारा आपसी इंटरनल मुद्दा है और इंटरनेशनल इंटरवेंशन की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अब समझिए। अब बात आती है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, जब यहाँ पे ये आर्टिकल ख़त्म हुआ 370 और आर्टिकल नंबर 35 ए जब ये ख़त्म हुआ, तो क्या यहाँ पे रहा, है ना? मतलब कैसा रहा, माहौल कैसा रहा? अभी मैं आर्टिकल नंबर 35 ए आपको अच्छे से समझाऊँगी, बट उसके पहले थोड़ा समझा देती हूँ कि क्या माहौल कैसा रहा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हिसाब से, इनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से, जो टेरर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी, इनमें करीब 36% से कमी देखने को मिली 1 साल बाद ही इस आर्टिकल नंबर 370 को ख़त्म करने के। मतलब 1 साल के भीतर सिर्फ 26 टेररिस्ट ही आए थे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से हमारे भारत के अंदर, और मात्र 67 यूथ, ऑल्दो ये नंबर बहुत बड़ा है लेकिन तब भी बहुत सारे 100 हज़ारों से बहुत कम है। मात्र 67 जो यंग बच्चे थे, यूथ थे, नौजवान को ही रेडिकलाइज़ करा गया, उन्हीं का माइंड वॉश किया गया जो टेररिस्ट को जॉइन कर पाए। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सीधा-सीधा टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भारी मात्रा में कमी देखने को मिली। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी, अब इन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करा। मतलब अब इन्होंने ये कहा कि अब पता लगाया कहाँ क्या हो रहा है, वहाँ सीधा अटैक। तो बेस्ट पार्ट ऑपरेशन का था कि इसमें कोई भी चीज़ स्टोन पेल्टिंग उठा के लोग पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं, है ना? जैसे पहले केस था, क्योंकि पहले तो भड़के हैं, समझे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ पता ही नहीं था ना। तो अभी आप ये भी नहीं कह सकते। अच्छा, अच्छी गवर्नेंस की शुरुआत होने लगी, सब कुछ दिखने लगा, रिज़र्वेशन से और पहाड़ी बोलने वाले लोगों को फ़ायदा मिला, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को फ़ायदा मिला, 7th पे कमीशन यहाँ लाया गया, सर्टिफ़िकेट दिए गए, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट यहाँ पे करीब 4 लाख लोगों को दिए गए, 1 साल के बाद की बात है, बहुत सारी वैकेंसी को बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ यहाँ पे वक़्त के साथ-साथ करने की ज़रूरत है ना? इंटरनेट की बात करें तो धीमे-धीमे चीज़ें देखिए वहाँ पे सही हो ही रही हैं, और इंटरनेशनल फ्रंट की बात करें तो चाइना खुल के आया था उस समय पाकिस्तान के सपोर्ट पे 370 वाले इस आर्टिकल के इश्यू को लेके, बट क्या करें, कुछ नहीं कर पाया। तो हम आपको थोड़ा डिटेल से, आपने जब देखा होगा इंटरनेट पे तो आर्टिकल 35 ए के बारे में भी बहुत सुना होगा, है ना, कि ये भी हट गया है, खत्म हो गया है। ये थोड़ा समझाती हूँ कि क्या है आर्टिकल नंबर 35 ए। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 35 ए को संविधान में ऐड करा गया था 1954 में, 1954 में। कैसे? एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से। तो हुआ क्या था, ये जो पार्ट था 35 ए, वो इस डील का ही पार्ट था जो करी गई थी महाराजा ऑफ कश्मीर हरि सिंह और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बीच में, ताकि कश्मीर में रहने वाले नागरिकों को यहाँ पे बाहरी नागरिकों से प्रोटेक्शन दी जा सके। अब आप कहेंगे किस प्रकार की प्रोटेक्शन मैम? देखिए, आर्टिकल 35 ए एक ऐसी प्रोविजन थी जिसे संविधान में डाला गया था जम्मू एंड कश्मीर के रेफरेंस में, और ये कहता था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेचर है, इसे पूरी तरह से आज़ादी है कि वो डिसाइड कर सकता है कि कौन लोग जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट होंगे और कौन लोग नहीं होंगे, और जो होंगे उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाएंगी, पब्लिक सेक्टर की जॉब्स में, प्रॉपर्टी में उस स्टेट के अंदर, स्कॉलरशिप में और दूसरे कुछ पब्लिक एड और वेलफेयर से रिलेटेड। समझे? आर्टिकल 35 ए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता था नॉन परमानेंट मेंबर्स पे, जो परमानेंट मेंबर्स नहीं हैं इनकी डेफिनेशन के हिसाब से, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाता था कि भैया वो सरकारी एम्प्लॉयमेंट के उसमें राइट टू वोट को लेके, इन सब पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगे थे नॉन परमानेंट मेंबर्स पे। अब जो प्रोविजन थी, ये कहती थी कि नो एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर कमिंग अंडर इट कैन बी चैलेंज्ड फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ ऑफ द लैंड। की मतलब ये कहती थी कि कोई भी एक्ट लेजिस्लेचर का, ठीक है, जो आएगा इसमें आप उसको कुछ नहीं कह सकते हैं कि संविधान वगैरह को कुछ भी कर रहा है, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं। तो अभी का स्टेटस क्या है?
आर्टिकल नंबर 35 ए का अगर हम करंट स्टेटस आपको बताएं, तो देखिए करंट स्टेटस में अगर मैं बताती हूँ तो 5 अगस्त 5 अगस्त 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करा। उसके हिसाब से वो सारी ही प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हैं, वो सब अब जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में अप्लाई होंगी। इसका मतलब कि स्टेट का जो अपना सेपरेट संविधान है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अब वैलिड नहीं होगा, इंक्लूडिंग द प्रिविलेजेस जो कि आर्टिकल नंबर 35 ए जो देता था आर्टिकल, वो सारी की सारी प्रिविलेजेस अब नहीं मिलेंगी। ठीक है? चलिए, अब हमने ये सारी बातें करी और अब हमारे पास आता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू कि शुड रेफरेंडम बी डन? तो हम अब ये सोच रहे हैं कि हम इसको थर्ड पार्ट में कवर करें, क्योंकि ये एक अच्छा खासा समझाने वाला आपको टॉपिक है और आराम से करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर भी नहीं होगा और आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। कैसा लगा लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।